Welcome you all. We'll deal with the remaining part of 2016's paper set, that is second of English. अब तक आपने देखे 25 क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में सॉल्व किए मैंने. अभी आगे के देखेंगे कौन से हैं. Heathcliff is a character in, basically he is a protagonist, हीरो है एक नॉवेल का, जिसके साथ में जो हीरोइन है कैथरीन. वर्क लिखा गया था 1847 में, रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा गया था वर्क. इमा को लिखा गया था जेन ऑस्टिन ने फॉर द अंडरस्टैंडिंग. जेन एयर, शार्लेट ब्रॉन्टे हैज रिटन द वर्क्स. वैनिटी फेयर वर्क्स रिटन बाय विलियम मैकविस थैकरे. इसका सबटाइटल भी बहुत बार पूछा जाता है, अ नॉवेल विदाउट हीरो बोला जाता है. वुथरिंग हाइट्स, दैट इज द आंसर. एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा था ये वर्क. वैनिटी फेयर को भी लगभग इसी समय में पब्लिश किया था. जेन एयर को भी इसी वक्त में पब्लिश किया था 1847 में. सो द मोस्ट ऑफ द वर्क्स हैज़ बीन रिटन इन दैट टाइम पीरियड. Heathcliff protagonist and Catherine was the heroine. Thus consciousness does make coward of all. Some regret is in the sentence दिख रही है कि coward कर देती है. कौन से? consciousness to having your mind at level. कि फिर किसके बारे में गया था? If you have studied Hamlet, फिर आपको दिखेगा उसके कि that his indecision making, that he is not capable of killing his father's murderer, his uncle Claudius. That's why he says something कि consciousness पे होने से वो कुछ मार नहीं सकता. That's why he pretended to be a mad person. और then he mousetrap जो रखता है the play में, और उसमें दिखता है कि that his uncle and his mother is feeling guilty that they have committed some sins. ऐसा दिखता है. These lines are taken from Hamlet. ऐसे हर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी जो वर्क में दिख जाती है इजीली, कि आप अगर थोड़ा सा उसको रैशनली देखा जाए तो उसको दिखता है उसके आंसर्स क्या होते हैं. तो कल्चरल स्टडी टेक्स इट्स आउटलुक फ्रॉम. कल्चरल स्टडीज़ को किसने दिया था, जैसे कि बोला जाता है. सोसियर को तो लिंग्विस्टिक बोला जाएगा. जूलिया क्रिस्टीवा इंटरटेक्चुअलिटी के बारे में बोलती है. रेमंड विलियम्स वॉज दी वेल्स से बिलोंग करते थे वो जगह, और उन्होंने बोला था कल्चरल स्टडीज़ के बारे में. देखो बाद में सेम क्वेश्चन आ गया, बाद में उनको बोलो गया. इंटरटेक्चुअलिटी इज़ द टर्म कॉइन्ड बाय. इंटरटेक्चुअलिटी एक टेक्स्ट के अंदर अलग अलग टेक्स्ट का होना, ऐसी टर्म्स किन्होंने दी थी. तो इनका आंसर है जूलिया क्रिस्टेवा. ऐसा जस्ट सेड, मैंने अभी बोला. इंटरटेक्चुअलिटी गायत्री चक्रवर्ती स्पीक. कैन सबल्टन स्पीक, उनका एक वर्क है. जैक लकान, साइकोएनालिटिकल थियरीज. रोनाल्ड बार्थ के बारे में बोला जाए तो उनके वर्क्स फेमस है. डेथ ऑफ द ऑथर, उनके अलग भी और भी की कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए, राइटरली एंड रीडरली टेक्स्ट. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वॉज रिटन बाय. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसने लिखा था, कब लिखा था? ये दो वर्क थे. पहले प्रैक्टिकल आया था, फिर प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म आया था. इसको लिखा गया था 1924 में. फिर प्रिंसिपल जो आए थे, प्रिंसिपल को लिखा गया था 1929 में. उनको लिखा गया था प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म. T.S. एलियट नहीं है, डॉक्टर जॉनसन नहीं है, कॉलरिज नहीं है, आए रिचर्ड, इन्होंने ये वर्क लिखे थे. यहाँ से स्टार्ट होता है न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उनके जो स्टूडेंट थे उनको सिर्फ पोइट्री दे दी थी विदाउट मेंशनिंग द ऑथर्स नेम्स एंड कॉन्टेक्स्ट. और उन्होंने फिर उनके स्टूडेंट ने मीनिंग निकालने की प्रयास किया था कि क्या होता है मीनिंग, विदाउट नोइंग द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में लिखा है. फ्रॉम देयर द थिंग स्टार्ट. अभी मेंशन किया था जैसे मैंने कि पिछले पॉइंट में कि सोसियर वाज अ की फिगर इन द मॉडर्न रिवोल्यूशनरी स्टडीज़. मॉडर्न रिवोल्यूशनरी स्टडीज़ में सोसियर कहाँ स्टैंड करता है? इसका आंसर है ही वॉज अ लिंग्विस्ट. सो उसने
लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया होगा, ऐसा पता चलता है। बट इसके लिए थोड़ा रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, दैट इज़ इसेंशियल, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम यू। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ द होमी भाभाज, हे दोन व्यक्ती आहेत, डोंट बी कन्फ्युज्ड, contributes to the post-colonial theory in his notion of Orientalism given by Edward Said, जिन्होंने आइडिया दी थी 1978 में एडवर्ड सेड ने। आता है प्रोडक्टिविटी आणि लिमिनॅरिटी ह्या गोष्टी तर नाही आहेत। हायब्रिडिटी इज अ टर्म दॅट इज गिवन बाय होमी भाभा। क्वेश्चन फ्रॉम एशियन जे किंवा त्याला क्रिटिसिझम म्हटलं जातं, त्यातला एरिस्टॉटल पोएटिक्स इन माइथॉस इन एरिस्टॉटल पोएटिक्स स्टैंड्स फॉर। माइथॉस बेसिकली कशाला म्हटलं गेलेलं आहे की किसको माइथॉस किसको बोला है, तो म्यूज़िक के बारे में तो नहीं है, डिक्शन और कैरेक्टर तो अलग एलिमेंट हो गए, बट प्लॉट को बोला गया था। दैट इज़ ऑल्सो सेड दैट उन्होंने बोला था जैसे कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के रेफरेंस में उनको बोला था। But the mythos is the actual word used by Aristotle in his Poetics. That was the question. Logocentrism, a term describe पाहिजे होते, ascribe, describe. Logocentrism basically talks about the people. To Derrida के जैक डेरिडा के बारे में किसने, जैक डेरिडा basically was focusing to what? So the answer of the question is, इसको eliminate किया जा सकता है, but the direct answer is he was talking about the Western thoughts and language and the culture since the Plato's era. प्लेटोस की एरा से वो बात कर रहा था। लोगोसेंट्रिज्म की टर्म को जब डिस्क्राइब करता है तो वेस्टर्न थॉट्स को लेकर चलना है, ईस्टर्न नहीं। ईस्टर्न तर यूरोप के लोग के बारे में बात बहुत इधर की, जैसे कि दैट वी बिलोंग्स टू द एरिया वी बिलोंग। लिबरल ह्युमनिझमच्या व्हॅल्यूजबद्दल नाही आहेत ह्या गोष्टी, त्याला क्रॉस कनेक्ट करता येतं। Sometimes reading the question carefully will help you a lot, because what happens that when you read the things you will get some ideas that what is the actual questions, और उसको without understanding the background of it you will get closer to the your answer. Okay, तो उसको कैसे किया जाएगा कि स्ट्रक्चरल पोएटिक्स है एक वर्क, अगर स्ट्रक्चरल पोएटिक्स के बारे में लिखा है, सो स्ट्रक्चर इज बेसिकली अबाउट, इट्स नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, it's not about being critical, it could be on the basis of the linguistic competence or the literary competence, and the university has given all the both questions correct, A भी करेक्ट है और B भी करेक्ट है, तो ऐसे आंसर तो आप निकल सकते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा तो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट उसके अंदर आएंगे और उसके लिटरेरी भी रहेंगे, फिर मीनिंग कौन कौन से मीनिंग आते हैं लिटरेरी में, पोएटिक्स से तो लिटरेरी आना जरूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द न्यू क्रिटिक। न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में अगर किसी ने पढ़ा है, द बिगिनिंग ऑफ द क्रिटिसिज्म, जब न्यू क्रिटिसिज्म होता है, जॉन रैंसम ने जो किताब लिखी थी उसका इसमें रेफरेंस आता है कि फॉर देम पोएम इज, कि पोएम कैसे ही उनके लिए। ये क्वेश्चन आपको बार बार आएगा, दिस क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड इन दी यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। फॉर द पोएम इज़ अ वेल रॉट ऑन, दैट इज़ कि उसको बहुत संभाल के रखा जाता है, उसके अंदर बहुत सारे पहलू है देखने के, दैट द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर द न्यू क्रिटिक, बेसिकली न्यू क्रिटिक का कहना ही था कि वो पोइट्री पे ज़्यादा ध्यान देते थे रादर दैन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। उसके स्ट्रक्चर की तरफ, उसके पैटर्न की तरफ, उसकी स्टाइल की तरफ न्यू क्रिटिक ने ध्यान दिया था। आउट ऑफ 154 सोनेट्स जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, उसमें से 126 जो लिखी थी शेक्सपियर ने, बाद में जो आई थी सोनेट्स, आर एड्रेस टू, किसको एड्रेस की थी उसके बाद में, जैसे 126 जो एड्रेस की थी टू अ यंग मॅन को एड्रेस की थी उन्होंने, टू द यंग ब्युटी असं म्हणू शकता तुम्ही, यंग मॅनला ॲड्रेस केली होती। आणि नंतरचे जे वर्क होते ते ॲड्रेस त्यांनी केले होते की ही हॅज ॲड्रेस टू द थिंग्स, जो बाद में जो पोएम लिखी गई थी उनको मिस्टर WH नाम का एक कोई तो है, नॉट मेंशन, बट उसके बहुत सारे नाम हैं कि जो ये लोग हो सकते हैं हकदार,
उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग बिलोंग्स टू, दे माइट बी द पर्सन, WH हो सकते हैं। कैसा था कि किसी को प्रेस करने के लिए ऐसे पोएम लिखते थे, सो दैट दे विल गेट सम फेवर फ्रॉम दैट द पर्टिकुलर, कि जो भी रूरल थे उनको मिलेंगे, तो वो प्रेस करने के लिए उनको लिखते थे पोएम, उनका नाम मेंशन करते थे। द एक्सप्रेशन फेयर इज फाउल, अक्यूज इन, ये बेसिकली ये जो लाइन्स है मैकबेथ से बिलोंग करती है और विचेस ने इनको कहा था फेयर इज फॉल। अल्केमिस्ट, द ब्रोकन हार्ट, ट्राई टू सर्च लिटिल बिट थिंग्स अबाउट देम। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी पॉपुलर, लिटरेचर की शुरुआत यहाँ से होती है, मैं बोल सकता हूँ। एवरी मैन इज एनोनिमस प्ले, किसी ने लिखा था एनोनिमस है, जो कि इसका लिखने वाला कोई पता नहीं। ये बेसिकली क्या है, एलिजाबेथन प्ले तो नहीं है, क्योंकि बाद में पहले आया था बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेशन कॉमेडी नहीं, रेस्टोरेशन कॉमेडी 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, 16 to 17। हीरोइक प्ले भी नहीं है, बेसिकली मोरालिटी प्ले है। सबसे पहले लिखा हुआ था मोरालिटी प्ले में अमॉन्ग द बेस्ट जिसको बोला जाता है। कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस उसको सबसे द ओल्डेस्ट एट टू बी फॉर्म, द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस उसको सबसे पहला मोरालिटी प्ले बोला जाता है। एवरी मैन आता है दूसरा, एक फेमस जो है उसके अंदर का। द टर्म डिफरेंस हैज़ बीन कॉइन्ड बाय, द टर्म डिफरेंस हैज़ बीन कॉइन्ड बाय जैक डेरिडा। जैक डेरिडा हैज़ कॉइन्ड द टर्म difference. He has also given the term that is deconstruction. Deconstruction के बारे में बोला है, construction, deconstruction, त्याला पोस्ट मॉडर्निझम पण सुद्धा म्हटलं जातं। Confederational poet, the confederational poet is a group of poets in, कौन से को बिलोंग करती है, ऐसा विचार, ऐसा पूछा है कि कौन से ग्रुप्स कहाँ से बिलोंग करती है। दैट इज़ अ कैनेडियन लिटरेचर। फिर उनके फीचर्स क्या है उसको देखो, उसके फिर एनी मेजर अमॉन्ग दी कॉन्फेडरेशन पोएट है उसके अंदर, तो उसमें से किसी को प्राइज़ मिला है क्या, उसको सर्च करो। सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। as I have mentioned in the first video, the first 25 question we have discussed, उसमें बोला था मैंने ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट में उन्होंने बोला था T.S. एलियट की जो टर्म्स है उन्होंने तो बोला था कि थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को बोला था उन्होंने, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट उसको पब्लिश किया था 1990 में लिखा गया था ये वर्क। 1919 में लिखा गया था ये वर्क। फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को उसने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिखा था, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उसको मेटाफिजिकल पोइट्री में दिखा था। ऐसी टर्म्स उसमें T.S. एलियट ने उसने दी थी अपने को। इम्पर्सनैलिटी, जॉर्ज लेमिंग इज कहाँ से उनका बिलोंग करती है, बेसिकली ही इज अ कॅरिबियन ऑथर। हे कॅरिबियन आहेत आणि इकडे हे कॅनेडियन आहेत। थॉमस हार्डीच्या नॉवल की नॉवल बहुत फेमस है, उनको देखना पड़ेगा। डोनाल्ड आर्फी एक कैरेक्टर है, एक अच्छा कैरेक्टर उसके अंदर दिखाया हुआ, हु स्टँड्स अगेन्स्ट दी प्रोटॅगनिस्ट जो आहे त्याच्या स्टँड करतो। द नॉवल इज द मेयर ऑफ द कॅस्टर ब्रिज, हे वर्क आहे। द वर्क हॅज बीन रिटन बाय थॉमस हार्डी। टू द लाइट हाउस रिटन बाय वर्जिनिया वुल्फ। डब्लिनियस इज रिटन बाय जेम्स जॉइस, त्यांनी लिहिलेलं वर्क आहे। some types of question they will ask, the major characters you have to know. That's why it is expected from you guys that you should read the summary of the very major text which are in the syllabus. and इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं, वैसे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। treatise on human nature, treatise on human nature is a work written by whom? That is David Hume. Sometimes they ask very direct questions, आपको पता होना ज़रूरी है। In Socrates' time, the rhetoric was condemned as,
कंडेम क्या कहा गया था, उनको क्यों बोला गया था ऐसा, कि रेटोरिक को क्या 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 कहा गया था? बिकॉज सॉक्रेटिस वाज बिलीविंग दैट ही वाज यूजिंग दिस मेथड्स. Socrates, एक socratical irony is that we have. He calls the rhetoric that is the mother of lies. झूठ बोलने की मशीन उनको कह सकते हैं कि वही से उत्पत्ति होती है. जैसे I galloped, Dick galloped, we galloped, all three is an example of. उसका क्या एग्जाम्पल है, तो इसे सिनोडकी कहा जाता है. Euphemism, onomatopoeia. Now the things that they have given, you just have to look at them for once or twice. I'm not sure about this question. Okay, we'll discuss in the next video. Is it the right answer or not? We'll brief out the things that are given here. उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे. Full fathom 5 thy father lies is an example of. जब किसी कॉन्सोनेंट से फॉलो होता है, अगर कॉन्सोनेंट आता है उसको फॉलो किया जाता है तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं. पुनरावृत्ती त्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये. सो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है. बट एसोनेंस जब आता है कि किसी वॉवेल से अगर फॉलो करता है तो फिर उसको एसोनेंस बोला जाएगा. दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंस. इंजाममेंट होता है पोइट्री के बीच में आने वाला एक पॉज, उसको इंजाममेंट बोलो. अपोस्ट्रोफी, दैट यू नो वेरी वेल. लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ों को आपको पढ़ना ज़रूरी है. ही शूट्स डाउन ऑल माई आर्ग्यूमेंट्स. उसने गोली मार दी मेरे आर्ग्यूमेंट्स को. ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हियर. फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स बोलता है. पैराडॉक्स बेसिकली विरोधाभास राहतो, कि एक वेगळंपण राहणं, एक कुछ डिफरेंट रहेगा उसके अंदर. मेटाफर दैट इज़ अ रेटोरिकल लैंग्वेज यूज्ड, कि उसके सिग्निफिकेंस कैसे रहेंगे. personification that talks about when a non-living thing is given the characteristic of a living thing. उसको जैसे कि कई गुण गोष्टी त्यांना दिल्या जातात, काही उसको कुछ ऐसा पर्सोनिफाई किया जाएगा. कुछ अगर खुर्ची चल रही है ऐसा बोल दूंगा मैं. हाइपरबोल दैट इज एग्जैजरेशन ऑफ फीलिंग, इमोशन, कि उसको बड़ा चढ़ा के बोला जाएगा. सो ही शूट डाउन ऑल माई आर्ग्यूमेंट. ही बेसिकली उसको रेटोरिकल वे से बोला जाता है. सो दैट इज मेटाफर. इसका आंसर ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सी. नाउ दिस वन क्वेश्चन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अपकमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन जो येतील. जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपको हेल्प करेंगे. कि कैसे हेल्प करेंगे? बाय अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज. दिस लाइन हैज़ अ मेट्रिकल वेरिएशन. मेट्रिकल वेरिएशन है बिकॉज ऑफ 1 फुट इज. कौन सा है तो बोला जाता है. नाउ इनके बारे में देखा जाता है कि एनापेस्टिक के बारे में क्या होता है कि ए फॉलो करता है 2 इसको. फिर ट्रेची में क्या बोला जाता है कि बेसिकली फॉलो करेगा प्लस माइनस के फॉर्म को. डेक्टैलिक को पूछेगा कि आपको डेक्टैलिक हेक्सामीटर किस में यूज़ जब होता है तो उसका आंसर है एपिक. एपिक में डेक्टैलिक हेक्सामीटर यूज़ होता है. तो उसको उल्टा करेंगे. फिर पहले एक शॉर्ट टक, इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा एक. फिर और आयम्बिक का अपोजिट है इसका, ट्रैचिक. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. तो इसका आंसर निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि फिर कि इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा. हाउ यू विल रीड थिंग्स इज वेरी डिफरेंट. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज. ऐसे कि एक चीज़ पे स्ट्रेस ज़्यादा आएगा फिर दूसरे पे कम, ऐसा ही होगा. अगर ऐसा होता है तो वो जो मीटर यूज़ किया है उन्होंने ट्रैची का दिखेगा. फिर बाद में जो रहेगा अगर छोटे से शुरुआत होती है और लंबा जाता है तो फिर दैट इज़ आयम्बिक. आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है. उसको यूज़ करते हैं हीरोइक कपलेट में. बेसिकली उसके अंदर 10 सिलेबल्स होते हैं, 5 शॉर्ट्स 5 लॉन्ग्स. उसके बारे में डेक्टैलिक हेक्सामीटर बेसिकली टॉक्स
ये यूज़ होता है ओनली इन एपिक मीटर में. सो दीज आर द क्वेश्चंस. आई होप दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन. अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं तो सो द चांसेस ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड इज विल इंक्रीज. और उसके लिए फिर आपको और क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, उसके नॉट जस्ट स्टडिंग अबाउट दी MS सेट क्वेश्चन पेपर, बट और स्टेट में कौन सा पैटर्न चल रहा है उसको देखो. जैसे कि केरला के क्वेश्चंस रहते हैं, फिर राजस्थान में होते हैं या हिमाचल में होते हैं, उसकी देखो, उसकी सॉल्व करने का प्रयास करो. इवेंचुअली दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू, और वो आपको मेजर एरियाज कौन से है वो बताने में हेल्प करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू हैव एनी सजेशंस तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो, और तुम्हारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करो. थैंक यू. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.